हेलो एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 5 है सर्वेइंग इंजीनियरिंग का। शायद से लेक्चर 5 या 6 ही है, क्योंकि आप देख लेना। ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो जनाब, इससे पहले हमने चेन के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा था, और चेन के कंसेप्ट के साथ साथ इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को एरर्स के बारे में भी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। हमने जाना था कि हमारे पास जो एरर होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला आपके पास आता है सिस्टमैटिक, दूसरा आपके पास आता है रैंडम, तीसरा आपके पास आता है ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम लोग 2-3 अलग-अलग नाम से जानते थे। हम लोग सिस्टमैटिक एरर को क्यूमुलेटिव एरर के नाम से भी जानते थे। हम लोग सिस्टमैटिक एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर के नाम से भी जानते थे। ऑलरेडी पढ़ चुके थे ये सब चीजें। नहीं। उसके बाद जो आप लोगों का रैंडम एरर था, हम रैंडम एरर को एक्सीडेंटल एरर के नाम से भी जानते थे, और जो आप लोगों का रैंडम एरर है उसको कॉम्पेंसेटिंग एरर के नाम से भी अच्छे से जाना जाता था। देन आपके पास ग्रॉस एरर है। ग्रॉस एरर को हम लोग 2 कैटेगराइजेशन के साथ पढ़ते थे। एक होता था आपका पर्सनल एरर, दूसरा आप लोगों के पास आता था नेचुरल एरर, जैसे अर्थक्वेक, आंधी तूफान, इनके कारण आता था। फिर इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ कुछ एरर्स के टाइप्स को डिस्कस किया था, और ये बताया था कि वो क्यूमुलेटिव है या कंपेंसेटिव है, वो पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। यहां तक हम लोगों ने अच्छे से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में वी हैव बीन गॉन थ्रू द ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम अपने एग्जाम के स्कोर को उम्दा तरीके से ले सकते हैं, जो हम चाहते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो कृपया करके उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा। मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूं कि मैं ऑलरेडी 383 सिलेक्शंस दे चुका हूं 3 साल के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग फील्ड में, जेई में। और ये 383 में से 380 प्लस बच्चा जो था वो इसी स्ट्रेटेजी पे पढ़ता था। वो मेरा पर्सनल बच्चा था, उन्होंने और किसी से सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, मुझसे ही पढ़ी थी। और आप देखकर ताज्जुब हो जाएंगे कि वो एक ही बार के अंदर सेलेक्ट हुए हैं जब उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि 100 में से 2 ही बच्चे फॉलो करते हैं, सारे फॉलो नहीं कर पाते इस स्ट्रेटेजी को, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। सुनना आसान है, सोचना आसान है, लेकिन लंबे समय तक इसी स्ट्रेटेजी पे चलना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो आप समझिए इस बात को, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया ना, वो रिवीजन स्ट्रेटेजी, समय समय पर किस तरह से रिवाइज करना, क्वेश्चंस पढ़ना, टेस्ट देना, इससे आपको ना एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखते ही तुरंत सॉल्व होंगे। ठीक है। तो मैं यहां पर बोलना चाह रहा था, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब अगला ही टॉपिक मेरे पास क्या आता है। अगला ही टॉपिक मेरे पास आता है कि आपके एरर के बेसिकली कुछ कंसेप्ट्स होते हैं कि किन किन तरीकों से कितना कितना एरर आप लोगों का चेन सर्विंग या लीनियर मेजरमेंट के तहत आता है। उन तरीकों को अब हमको डिस्कस करना है इस लेक्चर में। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला जो टाइप है वो है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप या चेन। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन के कारण आप लोगों का एक एरर आ सकता है, उसको जरा समझ के चलते हैं क्या है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, फिर मैं कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। मान लीजिए कि आपके पास एक चेन है और वो चेन का ट्रू लेंथ जो है वो 20 मीटर है, और मैंने आपको कहा कि वो चेन जो है वो एक्चुअल में अभी गलत लेंथ शो कर रही है। उस चेन ने गलत लेंथ शो करी है, आप समझना इस बात को। और वो गलत लेंथ जो शो कर रही है वो 19.8 मीटर की लेंथ शो कर रही है, यानी 20 सेंटीमीटर छोटी हो गई। तो एरर तो आ गया, कितना? 20 सेंटीमीटर का एरर है
छोटा वैल्यू है यानी नेगेटिव एरर है, ठीक है। और मैंने इसी चेन से कुछ मेजरमेंट किया और जो मेरे पास मेजरमेंट करने के बाद एक वैल्यू आ रही है, मेजर्ड वैल्यू, वो है आप लोगों की 200 मीटर, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या कहता है, अब एक बात को समझकर चलना जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको कहा कि आपके पास एक 20 मीटर की चेन थी जो एक्चुअल में आप सोच रहे थे कि वो 20 मीटर है, लेकिन असली में वो 20 मीटर नहीं थी, असली में वो 19.8 मीटर थी, यानी 20 सेंटीमीटर छोटी थी। अब अगर आप उस 20 मीटर वाली चेन से एक चेन नापते तो 20 मीटर आता, 2 चेन नापते तो 40 आता, 3 नापते तो 60 आता, ऐसे करके 10 चेन अगर नापोगे तो 200 मीटर आना चाहिए था। लेकिन अगर आप 19.8 वाली चेन से 10 बार नापोगे तो 198 मीटर नापेगा, पक्की बात है। तो अब आपको यह बोला जा रहा है कि जो आपने मेजर किया है वो मेजर करने के बाद 200 मीटर दिखा रहा है। तो असली में आपकी वो जो चेन थी उसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर आप 19.8 मीटर वाली चेन से नापते हुए चलते हो। ये कंसेप्ट है, यानी कंसेप्ट सिर्फ इस छोटी सी बात का है कि गलत चेन से अगर मेजर किया तो वो गलत ही वैल्यू देगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें ना हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, बस एक ही काम आएगा आपके, और हमेशा यही फॉर्मूला लगाना, ट्रू वैल्यू ऑफ द चेन या ट्रू लेंथ इनटू में ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू रॉन्ग लेंथ इनटू में रॉन्ग वैल्यू। ये कंसेप्ट समझकर चलना। मैंने आप सभी को कहा कि आप लोगों का ये फॉर्मूला बताता क्या है, ट्रू लेंथ ऑफ द चेन कितनी है 20 मीटर, और ट्रू वैल्यू तो आपको निकालनी है ना, जो असली वैल्यू है वो तो आपको निकालनी है। उसके बाद रॉन्ग लेंथ कितनी है 19.8 मीटर, ये रहा क्वेश्चन में है, और जो उस चेन से आपने मेजर किया वो 200 मीटर है। तो आप लोगों को सॉल्व करने के बाद इस ट्रू वैल्यू का मान बताना है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मैंने कहा सॉल्व करने पे 198 मीटर आएगा, यानी जो चेन आपको 200 मीटर शो कर रही है वो असल में आपने शो करा 200 मीटर है। मतलब आपने तो ये सोचकर मेजर किया था कि 20-20 मीटर की चेन है, 10 बार मेजर किया, आपने तो कह दिया कि 20-20 मीटर की चेन अगर 10 बार मेजर होती है तो 200 मीटर दिखा देगी, लेकिन असलियत में तो कुछ और हो रहा था। असलियत में तो वो 19.8 की चेन थी, अगर 10 बार मीटर को मतलब चेन को मेजर करता हूं तो वो आप लोगों की 198 मीटर शो करेगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें क्लियर करना कि आप लोगों का जो चेन है वो असल में 198 मीटर की मेजर करेगी, ट्रू वैल्यू 200 नहीं करेगी। ये कंसेप्ट है, इसको कहते हैं इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन का कंसेप्ट। क्लियर है? अब इसी कंसेप्ट को और डिटेल में ले जाना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ। मैंने कहा सबसे पहली चीज, एक कि ये तो लेंथ का केस था, हमने ये चीज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में भी पढ़ी है पहले। अगर मैं एरियल मेजरमेंट करता हूं, मतलब अब की बार ना मैं एरिया मेजरमेंट कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मैंने आपको कहा ये आप लोगों का ट्रू लेंथ है, ये आपका ट्रू वैल्यू है, इज इक्वल्स टू रॉन्ग लेंथ इनटू रॉन्ग वैल्यू। ये जनरल फॉर्मूला था, लेकिन आप समझना इतना आसान नहीं होगा। ये इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला बनेगा रॉन्ग लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपकी बार वहां देखो, आप फॉर्मूले में बनाओ तो बनेगा क्या, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू रॉन्ग लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ इनटू में रॉन्ग वैल्यू। ये है ओरिजिनल फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ वैलिड होगा लेंथ के केस में, ये सिर्फ लेंथ के केस में वैलिड है। लेकिन जो आपका अगला फॉर्मूला है ना भाई, ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू
रॉन्ग लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ का होल स्क्वायर इनटू रॉन्ग वैल्यू। ये आप लोगों का एरियल के केस में है, स्क्वायर हो जाता है एरिया के केस में। अब अगर यही चीज, ये देखो ज्यादा इसमें जोर देने की जरूरत मेरे को अभी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि यही सेम कंसेप्ट मैं आपका वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन के साथ डिस्कस कर चुका हूं, है ना। अब अगर मान लीजिए यही चीज वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में आ रही है, फॉर वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट, मतलब अगर हमें चेन की मदद से वॉल्यूम मेजर करना है तो यही फॉर्मूला अब एज इट इज हो जाएगा। ट्रू वैल्यू क्या होगी, रॉन्ग लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ का होल क्यूब हो जाएगा इनटू रॉन्ग वैल्यू। और इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप लोगों का मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब होता है ना, तो उन्हीं को ध्यान में रख के पावर 2 और 3 होती है। कंसेप्ट क्लियर है। तो ये सारा फैक्टर जो है वो आपका इनकरेक्ट लेंथ है। अब हम करेक्शंस के बारे में बात करते हैं। एरर आपको समझ आया। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये एरर से रिलेटेड करेक्शन की बातें चलाएगा। 2-3 चीजें समझ के चलना। अगर आप लोगों का चेन छोटा हो रहा था, एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया था, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोगों का चेन छोटा हो रहा था तो वैल्यू भी तो छोटी मेजर कर रहा था, और अगर चेन बड़ा हो रहा था तो वैल्यू भी बड़ी मेजर कर रहा था। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने कहा इफ चेन लेंथ शॉर्टन्स, नोट करके लिखिएगा, इसमें ना क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और कई बारी बच्चों से गलत हो गए। इफ चेन लेंथ, अगर आपकी चेन लेंथ छोटी हो जाए, शॉर्टन्स, तो क्या होगा। मैंने कहा जो आपका एरर है भाई वो नेगेटिव एरर होगा कि नहीं होगा। अगर चेन लेंथ छोटी हो गई एरर नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। आपने कहा हो रहा है, देखो यार चेन लेंथ अगर छोटी हो रही है तो एरर नेगेटिव आ रहा है, दिख गया मेरे को। और अगर आपकी चेन लेंथ बड़ी हो गई एरर पॉजिटिव आ रहा है, देखने को समझ में आ रहा है। आपने कहा अगर चेन लेंथ एलोंगेट्स, तो उस केस में आपका जो एरर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। और एरर से रिलेटेड अगर करेक्शन की बात चलानी चाहे तो क्या करना होगा, आप मेरी बात को समझो। जब एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव, और अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगी भाई, नेगेटिव हो जाएगी। ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन के कारण ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, फॉर्मूला भी और ये भी। अगला जो मेरे पास पार्ट आता है, अगला पार्ट मेरे पास आता है करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। आपके टेम्परेचर के कारण करेक्शन कैसे होती है। देखो एक बात तो आपको पता है, आपकी जो चेन है वो माइल्ड स्टील की बनी है, पक्की बात है। और माइल्ड स्टील की खास बात होती है कि अगर आप अपने टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपका स्टील ना हमेशा एक्सपेंड करता है। आपका स्टील हमेशा एक्सपेंड करता है, हमेशा फैलता है। तो मैंने कहा अब अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं, उसके कारण मेरा स्टील हमेशा एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आप मेरी बात को समझना। अभी मैंने आपको कहा अगर आपका स्टील एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एरर तो पक्का आएगा। अब वो कैसे आएगा उसको समझेंगे पहले। यहां पर मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक चेन थी और वो चेन ओरिजिनली 10 मीटर की थी, लेकिन तापमान के बढ़ने से वो चेन थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई। एक्सपैंड होने के बाद आपकी नजर में तो वो चेन 10 ही मीटर की है, या उस चेन पर अगर आपने मार्किंग कर रखी थी तो ये तो ग्राफिकल स्केल का कंसेप्ट हो गया ना, जो पहले पढ़ा था वो तो 10 मीटर ही शो करेगा। लेकिन समझो अब की बार जो 10 मीटर वाला आपका पॉइंट था वो ये था, मान लो यहां से आप दोनों चेन को स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन 10 मीटर आपका ये खत्म हो जाता चेन के एक्सपैंड होने से। समझना, चेन के एक्सपैंड होने से आपकी चेन पे जो 9 मीटर वाला पॉइंट था वो यहां आ गया और 10 मीटर वाला पॉइंट आगे चला गया, चेन फैल गई। उस पॉइंट पे चेन के फैलने से
चेन का 9 मीटर वाला यहां दिखा रहा है और 10 मीटर वाला तो फैल कर आगे चला गया। आपकी नजर में क्या हुआ? आपकी नजर में आपकी चेन ने क्या मेजर किया? आपकी नजर में आपकी चेन द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो 9 मीटर है, ना कि 10 मीटर। होनी तो 10 मीटर चाहिए थी, लेकिन अभी 9 मीटर शो कर रहा है। तो मेरी नजर में मेरी चेन की वैल्यू 9 मीटर है और वो 10 मीटर शो नहीं कर रहा, तो एरर तो आ गया। तो यहां पर एरर कैसा आया, आप समझना मेरी बात को। एरर आया नेगेटिव, क्योंकि कम वैल्यू दे रहा है। और इसी के रिगार्डिंग, इसी के करस्पॉन्डिंग करेक्शन कैसी आएगी भाई आपकी? आपने लिखा इसी के करस्पॉन्डिंग जो करेक्शन आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? तो मैंने यहां से आप लोगों को कहा कि अगर आप अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो करेक्शन पॉजिटिव है। ठीक इसी की तरह मैं लिख देता हूं, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है करेक्शन नेगेटिव है। तो ये चीज अब नोट में एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे फॉर्मूला क्या बनता है। यहां लिख रहा हूं, इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर, देखो हर चेन का अपना एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। वो चेन जिस तापमान पर उपयोग करने के लिए बनाई गई है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। अगर आपका तापमान आपकी चेन के स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि आपका T अगर T0 से ज्यादा है, T0 क्या है? आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है T0, ये बात याद रखेंगे। तो उस केस के अंदर आपकी करेक्शन कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। ठीक इसी प्रकार अगर T स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम हो जाता है तो उल्टा हो जाएगा ना, आपकी करेक्शन कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ये चीजें आपको क्लियर करनी है। अब मेरे पास बात आती है यहां पर कि जनाब आप लोगों का फॉर्मूला कैसे बनता है। बचपन में 2-3 चीजें पढ़ी थी। मान लीजिए आपकी जो चेन की लेंथ है वो L है, लेंथ ऑफ चेन मान लो आपके पास L है। तो मैंने यहां पर कहा कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। कैसे? डेल्टा L है चेंज इन लेंथ, तापमान के बढ़ाने से जो लेंथ बढ़ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं, चेंज इन लेंथ है डेल्टा L। आपको पता है जितनी लंबी आपकी चेन की लेंथ होगी, कॉमन सेंस है, उतना ज्यादा लोहा पिघलेगा, और जितना ज्यादा लोहा पिघलेगा उतनी ही ज्यादा वो एक्सपैंड करेगा। छोटे से लोहे का टुकड़ा है, थोड़ा बहुत फैलेगा। इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा ना ज्यादा फैल जाएगा, क्योंकि पूरा लोहा पिघलेगा तो ज्यादा फैलेगा ना। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा चेंज होगा टेम्परेचर में, और जितना ज्यादा तापमान होगा ना, चेंज जितना ज्यादा तापमान बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका डेल्टा एल बढ़ेगा, यानी चेंज इन लेंथ हो जाएगा। ये जो ट्राइंगल है ना, इसको डेल्टा कहता हूं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो मैंने लिखा डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी कहलाता है चेंज इन टेम्परेचर। लिख लो ये बात, डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। मैंने आपको कहा जब ये सिंबल हटाया जाता है ना तो हर चेन का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो टेम्परेचर के साथ वो किस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे 2 चेन है, एक चेन तो बिल्कुल ही धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक चेन जल्दी बढ़ गया, तो वो एक ऐसा फैक्टर है जो तापमान के साथ आपकी चेन का घटना और बढ़ना बताता है। उस फैक्टर को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो वो अब लगाएंगे, जब समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट फैक्टर लगाते हैं अल्फा, एल डेल्टा टी, ये बनता है फॉर्मूला। इतनी जितनी डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, उतना ही एरर या उतनी ही करेक्शन है। समझ में आ रहा है ना, जितना चेंज हो रहा है वही तो एरर है। अल्फा क्या है? अल्फा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आप इस बात को समझना, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा होता है। क्लियर है?
अब जनाब मेरे पास यहां पर बात आएगी आप लोगों का कि टेम्परेचर के साथ किस तरह से करेक्शन आता है, वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। तीसरी चीज आती है मेरे पास, जो थर्ड करेक्शन है उसको हम लोग नाम देते हैं करेक्शन ड्यू टू पुल। तीसरी करेक्शन, इस करेक्शन का नाम होता है करेक्शन ड्यू टू पुल। आपके पुल के कारण जो करेक्शन है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक मिनट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, PL/AE इज इक्वल्स टू डेल्टा L होता है। कैसे आया समझाऊं? देखो बहुत आसान है। आपको पता है इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा L/L। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा PL/A डेल्टा L इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस E। बस E को नीचे ले जाओ, डेल्टा L को ऊपर ले जाओ, एक फॉर्मूला बन जाता है ये वाला। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला है। अब डेल्टा L क्या है? मैंने कहा डेल्टा L है चेंज इन लेंथ। आपकी लेंथ में जो चेंज है वो डेल्टा L है। अब जरा गौर देना, यही चेंज इन लेंथ तो एरर और करेक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे ऊपर दे रहा था वैसे यहां भी दे रहा है। अब आपको एक बात तो पता है कि हर चेन को खींचने के लिए एक्सटेंडेड पुल होता है। हर चेन का अपना अपना एक्सटेंडेड पुल है। IS 1492 के अकॉर्डिंग 80 न्यूटन है, लेकिन हर चेन का अलग है। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड पुल को मान लो P0 है यार, तो सेम चीज मैं कह सकता हूं ना, सेम कंसेप्ट लगाओ। मान लीजिए आपके पास ये चेन थी जिसने 10 मीटर को मेजर किया, लेकिन आपने इस चेन को थोड़ा ज्यादा खींच दिया। ज्यादा खींचने से थोड़ी सी ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी ना चेन। अभी सेम कंसेप्ट है ऊपर वाला। जब चेन आप लोगों की ज्यादा एक्सपैंड होगी तो यहां 9 मीटर शो करेगा और यहां 10 मीटर शो करेगा। यानी जो 10 मीटर वाला पॉइंट है वहां अब की बार 9 मीटर शो किया जा रहा है। मैंने आपको कहा दिस इज पॉइंट ए, स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का। तो एरर आ गया कितना? ऑब्वियसली नेगेटिव आ गया -1 का। उसी के लिए जो करेक्शन होगी वो क्या होगी? आपको बढ़ाना पड़ेगा। 9 मीटर को 10 मीटर तक ले जाने के लिए वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि आप लोगों का जब आपका पुल आपके स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा होता है, ये समझना, यानी आपका P जब आपके P0 से ज्यादा होता है उस केस के अंदर करेक्शन आपकी पॉजिटिव होती है। रीजन एकदम सेम जो पहले वाला, एरर आपका नेगेटिव होता है। दूसरा केस क्या कहता है? अगर P P0 से कम हो जाए तो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगी और आपका एरर पॉजिटिव हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? और अगर P P0 के बराबर हो जाए तो करेक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि एरर ही नहीं है, वो जीरो हो जाएगा, जीरो करेक्शन। 3 केसेस आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हमारे पास एक और आता है, दैट इज कॉल्ड करेक्शन ड्यू टू स्लोप। उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। स्लोप के क्वेश्चन काफी आए हैं, ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूले आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट है, सैग और स्लोप। तो चौथा केस जो मेरे पास बनता है उसका नाम होता है करेक्शन ड्यू टू स्लोप। ये समझ होगा आप। अब करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या है? ये आप लोगों का एक थीटा एंगल का प्लेन है मान लीजिए। यहां पर आप लोगों की एक लेंथ है L और यहां पर आपकी एक लेंथ है L'। ठीक है, देखने से समझ आ रहा है कि L' जो है वो डेफिनेटली L से बड़ी है। L' आपकी L से बड़ी है। अगर आप अपनी चेन को स्लोप के करस्पॉन्डिंग नापते हो, आप समझना मेरी बात को, अगर आप अपनी चेन को स्लोप की डायरेक्शन में नाप लेते हो तो आप ज्यादा मेजरमेंट करोगे कि नहीं करोगे? पक्का करेंगे। तो मैंने कहा इफ मेजरमेंट इज
अलोंग स्लोप। अगर आपकी मेजरमेंट स्लोप के अलोंग है तो मैंने आपको कहा कि आप एक एरर को इंट्रोड्यूस करोगे जो पॉजिटिव होगा और उसके लिए करेक्शन लगेगी जो नेगेटिव होगी, ऑब्वियसली होगी। हाँ, और वो एरर कितना होगा? मैंने कहा एरर हो जाएगा एल डैश माइनस एल, क्योंकि आपको तो सीधी जमीन पे मेजर करना था। मान लो ऐसी एक जमीन है जो बहुत ज्यादा खड़ी नहीं है, देखने से समझ नहीं आ पा रहा कि वो इंक्लाइंड है, हल्का फुल्का इंक्लाइनेशन है, लेकिन यार हल्का फुल्का भी इंक्लाइनेशन हुआ तो सीधी जमीन को मेजर करने में कम डिस्टेंस होता, इसको मेजर करने में ज्यादा डिस्टेंस आएगा, पक्का आएगा। तो यहां मैं कह रहा हूं कि आपका एरर जो है वो एल डैश माइनस एल आएगा। अब इसको समझना ये कैसे होगा, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहला तरीका, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मान लो कि आपका एल डैश जो है वो आपके पास नोन है। पहले केस के अंदर मैंने कहा अगर एल डैश आपका नोन है, मतलब एल डैश आपको पता है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इस ट्राइंगल के केस के अंदर देखो, ये एल डैश है, ये एल है और ये थीटा है, तो मैंने कहा एल इज इक्वल टू एल डैश कॉस थीटा। अगर एल एल डैश कॉस थीटा के बराबर है तो एरर क्या होगा? एरर हो गया आपका एल डैश कॉस थीटा माइनस एल। आप मेरी बात को समझे? सॉरी, एल डैश माइनस एल डैश कॉस थीटा, एल डैश माइनस एल डैश कॉस थीटा आपका एरर हो जाएगा। यानी सॉल्व करेंगे तो एरर क्या होगा आपका? एल डैश ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। फिर मेरे पास यहां पर एक चीज आएगी, करेक्शन। वो ही चीज होगी, बस एरर यहां पे पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या हो जाएगी? यहां नेगेटिव हो जाएगी। और हमेशा याद रखेंगे कि स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, ऑलवेज, क्योंकि ज्यादा मेजर करते हो ना आप हमेशा ज्यादा मेजर करते हो तो स्लोप करेक्शन हमेशा हमेशा नेगेटिव होती है। इसमें तो सोचना ही नहीं कभी भी। एक फॉर्मूला तो ये बनता है। दूसरे तरीके से पेपर में आता है कि अगर आप लोगों का एल नोन है, एल डैश नहीं पता, एल नोन है, तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि आपका सेक थीटा क्या होगा? एल डैश अपॉन एल। आप मेरी बात को समझेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है ना सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर मैंने कहा कि एल नोन है, क्या मैं लिख सकता हूं एल सेक थीटा हो जाएगा आपका एल डैश। हाँ, और अभी भी एरर तो सेम रहेगा ना, एरर तो वही रहेगा एल डैश माइनस एल। मैंने लिखा एल सेक थीटा माइनस एल, सॉल्व करने पर एल कॉमन लिया, अंदर बचेगा सेक थीटा माइनस 1। ये भी नेगेटिव है, इसकी भी करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगी, मतलब सेम ही है दोनों के दोनों, बस फर्क ये है पहले वाले केस में एल डैश पता था, अब की बार एल पता है। अब की बार ये पता है वो नहीं पता, पहले वो पता था ये नहीं पता था। ठीक है, तो पेपर में दोनों तरीके से आता है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूसल ओलोवेंस। पेपर में ना क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस ईयर करोगे ना, जब मैं भी करा दूंगा तो आप देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, हाइपोटेन्यूसल एलोवेंस। ठीक है, अब तीसरी तरीके से और दिखाया जाता है इसको, और जो थर्ड टाइप है उसको समझो, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। थर्ड टाइप आपका, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। थर्ड टाइप, ये सेकंड टाइप है और ये फर्स्ट टाइप है। थर्ड टाइप में बोला कि ये ट्रायंगल है, ये हाइट जो है वो h है, ये l जो है ये l है, और ये मान लीजिए l डैश है। आप लिख सकते हो एरर क्या है। मैंने पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया इस ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखा कि l डैश इज इक्वल टू में रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैंने ये लिखा कि एरर क्या होगा, आपने लिखा एरर इज इक्वल टू l डैश माइनस l, यानी रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एल। ये छोटा एल नहीं है, बड़ा एल ही मान लो, क्योंकि स्टार्टिंग से बड़ा एल मानकर आए हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो होता है एग्जैक्ट, ये इतना एरर है आपका, यानी करेक्शन इतनी नेगेटिव पोर्शन के साथ चलेगी। इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या होता है, याद रखेंगे, अगर आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के एक्सपेंड करोगे ना,
एक मिनट, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के एक्सपेंड करोगे ना तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है एरर का वो होता है h²/2l, ये फॉर्मूला है। और नेगेटिव रहेगी, करेक्शन होगी तो नेगेटिव रहेगी, उसमें तो दिक्कत नहीं है। करेक्शन हमेशा नेगेटिव हो जाती है स्लोप के केस में। तो तीन तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पेपर में क्वेश्चन तीनों के आते हैं, आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरे पास बात आती है यहां पर, इसके बाद का क्या केस है। अगली जो करेक्शन है वो है करेक्शन ड्यू टू सैग। इसको भी समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई हद तक पूछता है करेक्शन ड्यू टू सैग। अगले लेक्चर में ना मैं काफी सारे क्वेश्चन ले आऊंगा इनसे रिलेटेड, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सैग करेक्शन क्या होती है उसको समझकर चलना, इसका तो फॉर्मूला है और फॉर्मूले से ही काफी काम होता है आप लोगों का। पहली बात तो सैग का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कोई भी चीज जब झुकी हुई है तो वो सैग है, और इस तरीके से अगर कोई भी चीज उठी हुई है उसको कहते हैं हॉक। सैग और हॉक का मतलब समझ आया। मान लीजिए आपकी चेन है, यहां से यहां तक इस चेन का 10 मीटर का साइन है, लेकिन आपने चेन को स्टैंडर्ड पुल से नहीं खींचा और ये चेन थोड़ी सी ढीली पड़ गई। आप देखेंगे कि ढीले पड़ने पर जो इसका 10 मीटर वाला साइन था वो यहां आ जाएगा, और यहां तक तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेजर करना पड़ेगा। ये अब की बार 10 मीटर और यहां पे अब 11 मीटर का मेजर हो जाएगा, क्योंकि चेन ढीला छोड़ोगे तो वो 10 मीटर वाला नीचे आ जाएगा ना, उस पॉइंट पे तो 11 मीटर चले जाएगा। समझे मेरी बात। तो मैंने आपको कहा कि आपकी चेन में ये 11 मीटर आ गया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्शन आएगी वो क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यार वैल्यू फालतू आ रही है ना, जब आप चेन को ढीला छोड़ोगे हमेशा वैल्यू फालतू है, हमेशा आपकी वैल्यू फालतू आ रही है, 11 मीटर आ गई। तो मैंने कहा फालतू वैल्यू के लिए करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, इसीलिए आपकी सैग करेक्शन कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, ऑलवेज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव। वैल्यू कितनी है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है एक आपके पास, वो फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा कि करेक्शन ड्यू टू सैग का मेरे पास जो फॉर्मूला आता है वो होता है आप लोगों का W²L³ अपॉन 24p²। जहां पर ये जो W है ये है आपकी चेन का वेट पर यूनिट मीटर, एक लेंथ का कितना वेट है वो है ये। L जो है वो टोटल लेंथ ऑफ द चेन है, P जो है वो पोल है। अब बात को समझना, मैंने आपको कहा कि आप लोगों का यहां पर जो टोटल W है, छोटा W, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं इसको बड़े W से डिनोट करता हूं और ये और कुछ नहीं है, छोटा W इंटू L है, मतलब टोटल वेट ऑफ द चेन कितना, भाई वेट पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल यूनिट लेंथ। लेंथ से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल वेट आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा तोड़ सकता हूं, W²L² साथ में ले आया, W²L² इंटू L बाई 24p², सॉल्व किया, बड़े W का स्क्वायर इंटू L बाई 24p²। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, बस यहां फर्क क्या है, दिस इज टोटल वेट। जब आपके क्वेश्चन में ना अगर आपको चेन का सिर्फ ये लिखा है कि चेन का वेट जो है वो इतना किलो न्यूटन है, ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा कि चेन का वेट इतना किलो न्यूटन है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो कि वहां पर आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर ये लिखा है चेन का वेट इतना किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी यूनिट वेट के साथ दे रखी है, यूनिट लेंथ का वेट दे रखा है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। इसके बाद आप लोगों के पास एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मल टेंशन। उस कंसेप्ट को समझना, उससे क्वेश्चन बहुत आए हैं आपके एग्जाम के अंदर और आएंगे।
अगला कंसेप्ट आता है नॉर्मल टेंशन कंसेप्ट। देखिए नॉर्मल टेंशन क्या है, शब्दों पर ध्यान दो, शब्द में काफी कुछ छुपा है। मैंने आपको कहा यार नॉर्मल का मतलब होता है बिल्कुल एकदम नॉर्मली, कहते हैं ना आम तौर पर कह लो, या बिना किसी स्ट्रेस के। एक नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है, ना तो बहुत ऊपर ना तो बहुत नीचे, नॉर्मल एकदम न्यूट्रल। ऐसा शब्द को नॉर्मल की जगह अगर मैं एक शब्द यूज करना चाहूं तो मैं यहां पर एक वर्ड यूज करूंगा जिसको कहूंगा न्यूट्रल। यही मतलब है नॉर्मल का, एग्जैक्ट मतलब न्यूट्रल है ना। हाँ न्यूट्रल है। तो मैंने आप लोगों को ये कहा कि अब टेंशन का मतलब जानते हो आप सभी। टेंशन का एक्चुअल मतलब होता है खिंचाव। आप इस बात को समझना, टेंशन का एक्चुअल मतलब होता है आपका खिंचाव। यहां पर आप इस बात को क्लियर करो कि खिंचाव है ही नहीं, न्यूट्रल खिंचाव। अगर मैं इसको अपने शब्दों में लिखता हूं तो मैंने कहा न्यूट्रल खिंचाव। और अगर आपको याद हो तो आपके चेन के अंदर खिंचाव किस कारण से आ सकता था, सिर्फ पुल वाले केस के कारण। अगर आप चेन को ज्यादा खींचते हो तो आपकी चेन में खिंचाव आ सकता है। और इसको न्यूट्रल करने के लिए जो इसका ऑपोजिट नेचर शो करता है वो कौन करता है, जब आपने चेन को खींचा तो चेन का ढीलापन, आप शब्दों पर गौर देना, चेन को ज्यादा खींचना पुल है, चेन को ढीला छोड़ना मतलब ऑपोजिट नेचर हो गया। और ये ढीला छोड़ना क्या कहलाता है, सैग। क्लियर करना इस बात को, सैग। मैंने आपको कहा आपने अपनी चेन को टाइट खींचा और दूसरी तरफ आपने अपनी चेन को ढीला छोड़ दिया, ये दूसरे एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं। और काटने को हम लोग कहते हैं कि खिंचाव को काटा सैग ने, तो न्यूट्रल कंडीशन मेंटेन होगी ना। एक तरफ तो खींच रहे हो एक तरफ ढीला छोड़ रहे हो, तो न्यूट्रल हो गया, दोनों कट गया। उस न्यूट्रल कंडीशन को मेंटेन किया है कैसे, क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर कि आपकी जो सैग की करेक्शन है वो पुल की करेक्शन के बराबर रख दो, तो आपके पास नॉन न्यूट्रल कंडीशन मेंटेन हो जाएगी। इसी को कहते हैं नॉर्मल टेंशन। याद करने का एक छोटा सा तरीका है। तो मैंने आप लोगों को यह कहा कि आप लोगों का अगर करेक्शन ड्यू टू सैग, जरा ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूले के तौर पे लिखा W² L/24P²। अभी ये कौन से वाला W है, टोटल वेट, क्योंकि L है ना, टोटल वेट इज इक्वल टू P इंटू L बाई A इंटू E। अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को इक्वल रख देता हूं तो मेरे पास ये कहलाती है नॉर्मल टेंशन कंडीशन। मैंने समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आपसे ये कंडीशन पूछेगा कि नॉर्मल टेंशन कब और कैसे रखी जाती है। ठीक है, ये रहता है आप लोगों का। तो यहां पर मैंने आपके साथ एरर डिस्कस किए, इनकरेक्ट लेंथ, पुल, टेम्परेचर, सैग, नॉर्मल टेंशन, हाइपोटेन्यूसल एलोवेंस या करेक्शन ड्यू टू स्लोप। ये 6 तरीके की करेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि 90% चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा, या तो फॉर्मूला या तो न्यूमेरिकल, कैसे भी आता है हमने देखा है बहुत हद तक। अब मेरी बात आती है कि एक छोटा सा हिस्सा आप ही के कोर्स का मैं इस लेक्चर में डिस्कस करता हूं, 10 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो काफी सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, तो मेरे पास अभी जनाब बात आती है यहां पर, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग था, उस प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में आप लोगों का पहला प्रिंसिपल होता था होल टू पार्ट, और दूसरा प्रिंसिपल होता था लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना, है ना, फ्रॉम अननोन पॉइंट। यहां से गौर देंगे, किसी अननोन पॉइंट को लोकेट करना विद द हेल्प ऑफ नोन पॉइंट, किन्हीं नोन पॉइंट की मदद से। अच्छा, एक आईएएस के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो सर्वेइंग है, आप सर्वेइंग में पहले ही दिन से ध्यान रखना कि सर्वेइंग को करने के लिए हमेशा एक रिलेटिव कंसेप्ट लगाया जाता है। रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है, नोट करके पहले लिख लो। सर्वेइंग ऑलवेज डील्स विद, सर्वेइंग ऑलवेज डील्स विद रिलेटिव कंसेप्ट, डील्स विद रिलेटिव पोजीशंस।
हमेशा आप किसी भी चीज का सर्वे करते हो ना, तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करते हो। हाँ, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे अर्थ का सर्वे है सन के रिस्पेक्ट में, समुद्र का सर्वे है तो समुद्र के रिस्पेक्ट में सारे लेवलिंग के प्रोसेस किए जा रहे हैं। आप किसी अननोन पॉइंट को देख रहे हो तो वो किसी नोन पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, यानी किसी की मदद से आगे का प्रोसेस किया जाता है। तो वो एक्चुअली कंसेप्ट है रिलेटिव कंसेप्ट। समझ आया? रिलेटिव का मतलब क्या है यहां पर? रिलेटिव का मतलब होता है रेफरेंस। इस बात को समझेंगे। रिलेटिव का मतलब होता है रेफरेंस। क्लियर है ये बातें? तो सर्वेइंग, पूरी की पूरी सर्वेइंग रेफरेंस कंसेप्ट पर बेस्ड है। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा। अब मैंने बताया था कि आप लोगों का जो होल टू पार्ट का फिनोमेना है, इस होल टू पार्ट के कंसेप्ट में आप अपने एरिया को तोड़ते हो, और एरिया को जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो ट्रायंगल्स की शेप में करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अब देखिए क्या है, ट्रायंगल की शेप में आपने डिवाइड कर लिया, लेकिन आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया था कि इन ट्रायंगल्स की शेप में डिवाइड करने के बाद इनका सर्वे किया जाता है, और वो सर्वे इनकी डिटेल्स को गैदर करने के लिए किया जाता है। उसको आप लोग नाम देते हो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। इस बात को समझना, उसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। मैंने आपको यहां पर यह कहा कि आपकी ये फील्ड है और इस फील्ड पर आपको अपने एरिया तोड़ने हैं। इस तरीके से मान लीजिए आपने अपने एरिया को तोड़ दिया, इस तरीके से अलग अलग तोड़ दिया। अब क्या होता है, इन एरिया का सर्वे करने के लिए आप कुछ रेफरेंस पॉइंट्स को कंसीडर करते हो, इसको अच्छे से कंट्रोल करते हो ताकि उसका डिटेल अच्छे से कर सको। तो सबसे पहले क्या होता है, बाउंड्रीज पर, बाउंड्री पर आप लोग अपने कुछ स्टेशन डेवलप करते हो, जो बेसिकली और कुछ नहीं है, कंट्रोल्ड स्टेशन है ये। इनको मैं कहता हूं कंट्रोल पॉइंट्स। क्यों? बाउंड्री पर आपने कुछ अपनी जगह ऐसी एस्टेब्लिश कर ली जहां से आप सारे सर्वे को कंट्रोल करने वाले हो। इनको मैंने कहा कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स इसलिए कहता हूं क्योंकि इनकी सारी चीजें पता होती है। इनका रिड्यूस लेवल, इनका एलिवेशन, इनका एरिया, या मैं कुछ भी कहूं वो पहले से पता होता है। इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी डिटेल पहले से पता होती है, ऑलरेडी नोन। और इन्हीं की मदद से बाकी के सर्वे फील्ड को अच्छे से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को जो मेन सर्वे, मेन बाउंड्री पे कंसीडर होते हैं, इनको कहते हैं मेन स्टेशंस। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? और मेन स्टेशन को जो लाइन जोड़ती है, पहली बात तो आप ये समझो कि आप जो भी लाइन कंसीडर करते हो सर्वे के अंदर, आप 4 तरीके की लाइन पढ़ोगे। कौन कौन सी लाइन होंगी सर्वे में अभी आप जो पढ़ने वाले हो? एक होगी आपकी मेन सर्वे लाइन, एक होगी आप लोगों की चेक लाइन, एक होगी आप लोगों की टाई लाइन, एक होगी आप लोगों की बेस लाइन। ये 4 तरीके की लाइन होंगी। और सर्वे के अंदर आप लोगों के लाइन खींचने का प्रावधान सिर्फ यही है कि आप लोग लाइन सिर्फ इसलिए खींचते हो कि आप उस पर्टिकुलर जोन की डिटेल ले सको, डिटेल ऑफ एरिया। जिस पर आप लोगों ने लाइन खींची है उस एरिया की डिटेल गैदर कर सको, बस इसको खींचने का यही प्रावधान है। लाइन इसलिए खींचते। अब मेन सर्वे लाइन क्या है? जो मेन स्टेशंस को ज्वाइन करेगी। आपके मेन स्टेशंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो मेन सर्वे लाइन है, वो बेसिकली कंट्रोल करेगी, बाउंड्री बनाएगी आपकी। मेन स्टेशन को ज्वाइन करने का मतलब ही एक होता है कि आपके उस एरिया में बाउंड्री डेवलप करेगी। इसको हम बाउंड्री लाइन के नाम से भी जानते हैं। फिर जो बेस लाइन है ना, वो बेस लाइन जो होती है वो है लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन, लॉन्गेस्ट मेन लाइन। यानी आपके एरिया में सबसे लंबी जो लाइन होगी वो बेस लाइन होगी। और इसकी एक प्रॉपर्टी होगी कि ये सेंटर से पास करेगी। क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी? ऑलवेज पासिंग फ्रॉम सेंटर। हमेशा कहां से पास करेगी? सेंटर से पास करेगी आपके फील्ड के। और एज ए डायमीटर एक्ट कर सकती है।
एक्ट एज अ डायमीटर ऑफ द फील्ड। अगर फील्ड मान लो सर्कुलर है तो ये डायमीटर के तौर पे काम करेगी। इसका काम क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास ये फील्ड है, इस फील्ड में आपने ये मेन पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर दिए। इन मेन पॉइंट्स को जोड़ने वाली ये होती है आपकी बेस लाइन, और ये बेस लाइन सेंटर से पास कर रही है। मान लो दिस इज द सेंटर पॉइंट। ये आपके फील्ड को दो हिस्सों में तोड़ रही है। आप समझो, इट ब्रेक्स द फील्ड। ये आपके फील्ड को दो हिस्सों में तोड़ रही है, यानी होल टू पार्ट का एक फिनोमिना फॉलो कर रही है। ठीक है, फिर क्या होता है, इनसे आपने इनको ज्वाइन करा जैसे, तो ये आपकी मेन लाइन हो गई। अब दो मेन लाइन को जो कनेक्ट करती है, अब ये देखो, ये बीच की फील्ड तो बहुत बड़ी है। अब समझना, बीच की फील्ड तो बहुत बड़ी है ना, इस फील्ड को भी तोड़ना पड़ेगा, इस फील्ड का भी सर्वे करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, जैसे बेस लाइन बहुत बड़ी हो गई है, तो इस बेस लाइन से दूसरी मेन लाइन को, ये क्या है, ये मेन लाइन है ना, ये आपकी मेन लाइन है। इस मेन लाइन को अब आप एक और लाइन से जोड़ते हो। दो मेन लाइन को जोड़ने वाली लाइन को कहते हैं टाई लाइन। दो मेन लाइन को जो बांधेगा, ज्वाइंस टू मेन लाइन, ये बात याद रखना। जो दो मेन लाइन को जोड़ने का काम करता है उसको कहते हैं टाई लाइन। क्लियर? टाई लाइन क्या कर रहा है, आपके फील्ड के अंदर के फीचर्स को गैदर कर रहा है। ये बात याद रखेंगे, क्या कर रहा है, इंटरनल फीचर्स को गैदर कर रहा है, इंटरनल डिटेलिंग कर रहा है, अंदर के फीचर्स की डिटेलिंग कर रहा है, उनको पता लगा रहा है। टाई लाइन दो मेन लाइन को जोड़ेगा, अंदर की डिटेलिंग करेगा। फिर आप तीन लाइन समझ आई, बेस लाइन क्या कर रहा है, मेन लाइन क्या कर रहा है, और टाई लाइन क्या कर रहा है। बेस लाइन अगर बहुत बड़ी है, उसको दो हिस्सों में तोड़ने के लिए कौन सी लाइन काम आएगी, बेस लाइन मेन लाइन है ना, मेन लाइन पे कौन सी लाइन ज्वाइन होती है, टाई लाइन। तो बेस लाइन अगर बहुत बड़ी है, उसको दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा टाई लाइन की मदद से। ये बात नोट करके मैं लिखवा दूंगा अभी। उसके बाद मैंने कहा चेक लाइन है, जैसे चेक लाइन क्या करेगा, आपके वर्क की एक्यूरेसी को चेक करेगा, चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्क। कॉमन सेंस की बात है। अब देखो, आप जब भी, जैसे आप जेई हो, मान लो सरकारी ऑफिसर बन गए, आप अगर काम को चेक करने जा रहे हो, मैंने कहा अगर आप काम को चेक करने गए तो आपकी मर्जी है यार, आप छोटे से छोटे हिस्से को भी चेक कर सकते हो, आप बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म को भी चेक कर सकते हो। आप तो चेकिंग करने जा रहे हो, आप सरकारी ऑफिसर हो, तो मर्जी आपकी है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि चेकिंग किसके अलोंग होगी, किसी लाइन के अलोंग होगी। आपने जो भी काम किया है वो एक लाइन के अलोंग किया है, उस लाइन के अलोंग डिटेलिंग करी है, तो चेकिंग हमेशा लाइन के अलोंग होती है। तो चेक लाइन कहीं भी बन सकती है। मैं ये बात कह सकता हूं कि चेकिंग करने के काम आता है, कहीं भी बन सकती है, आपके टाई लाइन के बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हाँ, तो कैन बी ग्रेटर देन टाई लाइन, ये बात लिखी जा सकती है। ये चेक लाइन आपकी टाई लाइन से बड़ी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम बराबर रखते हैं क्योंकि चेकिंग वहां से हो जाती है। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए जो मैंने अभी अभी बोला। चार लाइन काफी काम की है। एक मैं नोट करके लिखवा रहा था कि इफ बेस लाइन, यहां लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। इफ baseline is too much longer, अगर आपकी बेसलाइन बहुत बड़ी है, then tie line is used to break the baseline। आपकी टाई लाइन आपके बेस लाइन को ब्रेक करने के काम आती है। ये बातें समझना काफी इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी जो मैंने इस सेशन में आपके साथ डिस्कस किया वो 6 एरर डिस्कस करे और ये लाइन का कंसेप्ट डिस्कस किया। अब जब मैं अगले सेशन में आऊंगा तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा। वो क्वेश्चन किस किस तरह के होने वाले हैं समझो पहले। एक तो ऑब्वियसली एरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हाँ। फिर चेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन जो चेन के बनते हैं आपके मेजरमेंट से रिलेटेड। फिर आप लोगों के ना कुछ डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, चलो डिवाइसेस का नेक्स्ट लेक्चर के बाद ले आऊंगा, लेकिन आपके इन लाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल नेक्स्ट लेक्चर में 20-25 क्वेश्चंस हम एटलीस्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगले ही लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी एसेसरीज है जो बेसिकली चेन सर्वे में यूज होती है।
जैसे पेग्स हो गया, एरोज हो गया, रेंजिंग रोड हो गया, ऑफसेट रोड हो गया, प्लम बॉब हो गया, क्लिनोमीटर हो गया, फादोमीटर हो गया, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। जहां तक है नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये टॉपिक आपका कंप्लीट कर दूंगा। 2 चैप्टर सर्वे के आपके कंप्लीट हो जाएंगे, हार्डली इतना ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूं सबसे पहले कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जिस लेवल की मैं करा रहा हूं उससे अलग भी आप कर रहे हो। क्योंकि मानिए मैं निखिल गोयल आपको जो कंटेंट दे रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। 99.9% आपके पेपर में यही से आएगा। वो कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं आपके एग्जाम में यही से आएगा, बिलीव मी। जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, क्वेश्चंस में सिर्फ उतने में मत रहना, आप कहीं से भी कैसे भी सर्वे के क्वेश्चंस करो, ज्यादातर क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। परफेक्ट कुछ नहीं होता। जो मैं दे रहा हूं वो अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी हो सकता है 1-2 टॉपिक आपको अलग से मिल जाए, तो ग्रैब कर लेना। कहने की बात है कि प्रैक्टिस ढंग से करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आप थ्योरी भी सिर्फ क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखेंगे। सो अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, बाय।